welcome to High Legal, and in this video lecture we will be discussing छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट. So let's get started. तो सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट की एनफोर्समेंट डेट की, जो कि है 6 नवंबर 2012, 6 नवंबर 2012 और एक्ट नंबर है इसका 90. इसके प्रियम्बल के अकॉर्डिंगली ये बात करता है रेंट के मैटर्स के एडजुडिकेशन के बारे में, लीजिंग को प्रमोट करने के लिए और उसके साथ साथ टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट को बैलेंस करने के संबंध में. और ये सारी चीजें करेगा कौन? तो ये करेगी रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल. इसके बाद आते हैं सेक्शन 1 पे. सेक्शन 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में. शॉर्ट टाइटल सिंपली इस एक्ट का नाम बताता है, दैट इज छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट. और इसके अलावा जो चीज़ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है वो ये है कि ये होल ऑफ छत्तीसगढ़ पे अप्लाई नहीं होता है, बल्कि इसके लिए टू फोल्ड डेफिनेशन दी गई. मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे रेंट कंट्रोल एक्ट केवल उन्हीं म्युनिसिपल एरियाज पे अप्लाई होगा जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंतर्गत आते हैं, और उसके बाद उन सभी एरियाज पे हो सकता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन नोटिफाई करे. इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन 2 आता है जिसमें कि डेफिनेशंस दी हुई हैं. टोटल नंबर ऑफ डेफिनेशंस इज 14, जिसको हम एक एक करके देखते हैं. 2.1 में डेफिनेशन दी हुई है अकोमोडेशन की. अकोमोडेशन के अंतर्गत रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल दोनों एरियाज को इंक्लूड किया गया है. कोई भी बिल्डिंग या उसका पार्ट जिसमें कि ओपन स्पेस, स्टेयरकेस, ग्राउंड्स, गार्डन, गैरेज सभी कुछ इंक्लूडेड है. बट जो इसमें ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि ऐसी कोई भी लैंड जो कि एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज की जा रही हो उसको एक्सक्लूड किया गया, मतलब वो एकोमोडेशन की डेफिनेशन में कवर नहीं हो. उसके बाद 2.2 डेफिनेशन दी हुई है एग्रीमेंट की, जो बात करती है कि रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. इसके बाद 2.3 बात करता है डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट का मतलब वो है जो कि लैंड रेवेन्यू कोड ऑफ छत्तीसगढ़ में डिफाइन किया गया है. उसके बाद 2.4 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि बात करता है हैबिचुअल डिफॉल्टर की. हैबिचुअल डिफॉल्टर का मतलब यहाँ पर उस व्यक्ति या उस टेनेंट से है जिसने कि 3 महीने का रेंट ना दिया हो, मतलब 3 महीने या उससे ऊपर के रेंट को देने में उसने डिफॉल्ट किया हो, और ये डिफॉल्ट पिछले 12 मंथ्स के पीरियड में होना चाहिए. ये बात यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पे टर्म यूज हुई है 12 मंथ्स, ना कि 1 ईयर. तो पिछले 12 मंथ जो कि किसी भी मंथ से कमेंस हो सकते हैं, उस दौरान अगर किसी टेनेंट ने 3 बार या उससे अधिक बार किसी भी रेंट को देने में डिफॉल्ट किया है तो उसे हैबिचुअल डिफॉल्टर माना जाएगा अंडर सेक्शन 2.4 ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल. इसके बाद 2.5 बात करता है लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन के बारे में. यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में वो व्यक्ति जो कि कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है, रेंट रिसीव कर रहा है, उसके साथ साथ अगर कोई भी लैंडलॉर्ड के बिहाफ पर एज अ ट्रस्टी, एज अ गार्ड और रिसीवर भी रेंट रिसीव कर रहा है किसी दूसरे के बिहाफ में, किसी लैंडलॉर्ड के बिहाफ में, तो वो पर्सन भी इंक्लूडेड है इन द डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड. इसके बाद 2.6 बात करता है म्युनिसिपल एरिया की. इसमें याद रखने वाला फैक्ट सिर्फ इतना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से यहाँ पर मतलब ऐसा म्युनिसिपल एरिया जो छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट या छत्तीसगढ़ म्युनिसिपैलिटीज एक्ट में डिफाइन किया. इसके बाद 2.7 सिंपली बात करता है नोटिफिकेशन के बारे में. नोटिफिकेशन का मतलब सिंपली स्टेट गवर्नमेंट जो भी अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करता है, दैट इज अ नोटिफिकेशन. इसके बाद आता है 2.8 इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. इट टॉक्स अबाउट ओल्ड एक्ट, इसका मतलब है कि ये रेंट कंट्रोल एक्ट 1961 के बारे में बात कर. 2.9 इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, टॉक्स अबाउट रेंट. इसको भी कंसिडरेशन टेनेंट के द्वारा लैंडलॉर्ड को दिया जाता है, दैट इज व्हाट, दैट इज रेंट अंडर 2.9 ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट. इसके बाद 2.10 बात करता है रेंट कंट्रोलर. ये बोलता है कि सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है उसे बोला जाता है रेंट कंट्रोल. इसके बाद 6.11 में डिफाइंड है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, जो बोला जाता है कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, दैट इज व्हाट, दैट इज रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल. सेक्शन 212 बात करता है रिपील्ड एक्ट की, जो सिर्फ इतना बताता है कि रेंट कंट्रोल एक्ट 1961 रिपील हो चुका है. फिर इसके बाद आता है सेक्शन 2 का 13 विच टॉक्स अबाउट सोशल न्यूसेंस. सोशल न्यूसेंस की यहाँ पर जो डेफिनेशन गिवन है वो सिर्फ इतना बताती है कि सोशल न्यूसेंस का मतलब क्या है. सोशल न्यूसेंस उस हर एक्ट को बोला जाएगा जो एक टेनेंट कमिट करता है, जो कि शेड्यूल 4 की एंट्री नंबर 10 में मेंशन किए गए हैं. एक बात याद रखिएगा कि इस एक्ट में 4 शेड्यूल. पहला शेड्यूल बात करता है टेनेंट्स के राइट की. दूसरा शेड्यूल बात करता है लैंडलॉर्ड के राइट की. तीसरा शेड्यूल बात करता है लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशंस की, और चौथा शेड्यूल बात करता है टेनेंट के ऑब्लिगेशन की. तो फर्स्ट शेड्यूल एंड लास्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट टेनेंट, पहले में राइट, लास्ट में ऑब्लिगेशन, और बीच में लैंडलॉर्ड है जिसका पहले राइट एंड बाद में ऑब्लिगेशन. इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं. इसके बाद 214 बात करता है टेनेंट की.
टेनेंट का मतलब सिंपली उस व्यक्ति से है जो कि लैंडलॉर्ड को एक पर्टिकुलर अमाउंट देता है फॉर जो अकोमोडेशन उसने रेंट पर लिया है उसके एवज में। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि टेनेंट में उस व्यक्ति को भी इंक्लूड किया गया है कि टेनेंसी टर्मिनेट हो गई है और स्टिल वो अभी भी पोजेशन में है, लेकिन उसकी एविक्शन डिक्री अभी तक नहीं आई। कि आप लास्ट लाइन रीड करेंगे तो ये बोल इंक्लूडिंग द पर्सन who is continuing his possession after the termination of its tenancy otherwise than by an order or decree for eviction। इसका मतलब यही हुआ कि ऐसा हर व्यक्ति जो कि पोजेशन को कंटिन्यू कर रहा है भले ही उसकी टेनेंसी टर्मिनेट हो गई है पर अभी उसके अगेंस्ट में एविक्शन की डिक्री नहीं आई है, उस व्यक्ति को भी टेनेंट कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद इसका एक सेकेंड पॉइंट भी है, वो बोलता है कि अगर किसी टेनेंट की डेथ हो जाती है तो उसके बाद टेनेंट किसे समझा जाए। तो पहला केस यहाँ पर बताया गया है कि अगर एकोमोडेशन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया गया है तो जो भी उसका सर्वाइविंग स्पाउस हो या फिर सन, डॉटर, मदर या फादर होंगे जो कि उनके साथ ऑर्डिनरली रिसाइड करते रहे हों एज अ मेंबर ऑफ फैमिली टिल हिज डेथ अप टू हिज डेथ, तो उन्हें टेनेंट समझा जाएगा। और सेकेंड सब क्लॉज क्या बोलता है कि अगर वो जो एकोमोडेशन है वो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है तो उस केस में भी यही चारों लोग मतलब कि सर्वाइविंग स्पाउस, सन, डॉटर, फादर एंड मदर जो कि ऑर्डिनरली उनके साथ बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो अप टू हिज डेथ, उनको कंसीडर किया जाएगा एज अ टेनेंट। तो ये था हमारा सेक्शन 2 जो बात करता था सारी डेफिनेशंस की। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर। सेक्शन 3 बात करता है एग्जाम्पशंस की, मतलब किन बातों पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसमें दो चीजें हैं। फर्स्टली अगर कोई भी एकोमोडेशन जो कि गवर्नमेंट ओन कर रही हो, कोई बोर्ड ओन कर रहा हो या कोई कॉर्पोरेशन ओन कर रहा हो जो कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो तो उसे कंसीडर नहीं किया जाता है। दूसरा बात करता है कि अगर कोई भी बिल्डिंग किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज की जा रही है और जिसे गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है तो ऐसी किसी भी बिल्डिंग को भी इस एक्ट से एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 4 जो बात करता है टेनेंसी एग्रीमेंट की। सो इम्पोर्टेंट फैक्टर इज दैट टेनेंसी एग्रीमेंट शुड बी इन रिटन फॉर्मेट। नंबर 1 चाहे वो कितने भी ड्यूरेशन का। दूसरा, मान लीजिए कोई ऐसी टेनेंसी है जो इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले बनी है तो उस केस में क्या होगा, अगर आपके पास एग्रीमेंट है रिटन में तो आप उसे रेंट कंट्रोलर के पास फाइल कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में आप एक एग्रीमेंट बनाइए, मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट एक एग्रीमेंट बनाएंगे और उस एग्रीमेंट को रेंट कंट्रोलर के सामने फाइल कर दें। अब मान लीजिए अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट साथ में मिलकर इस एग्रीमेंट को बनाकर फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो वो सेपरेटली भी अलग अलग अपने अपने पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स को रेंट कंट्रोलर के पास फाइल करवा सकता है। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 5 जो बात करता है रेंट टू बी एज एग्रीड की, मतलब कि रेंट कितना होगा। तो जो भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उनको वॉयलेट ना करते हुए जो भी रेंट पे अग्री करते हैं वो रेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें एमेनिटीज इंक्लूड नहीं है। एमेनिटीज का मतलब है जो कि एग्रीमेंट से अलग हटकर, रेंट से अलग हटकर जो अलग चार्जेस होंगे उनके अलावा जो भी अमाउंट होगा वो रेंट का अलग रहेगा। इसके अलावा दूसरा पॉइंटर ये है कि रेंट कब पेबल होगा, तो अगर एग्रीमेंट में कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन की हुई है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज जनरल रूल ये रहेगा 15th डे ऑफ द मंथ तक रेंट को पे कर देना। इसके बाद सेक्शन 6 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन सिंपली ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने ट्रिब्यूनल्स के बारे में पढ़ा था जो कि 323B में है, अदर ट्रिब्यूनल्स उनके अंतर्गत एक ट्रिब्यूनल को बनाया जाएगा जिसे छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाएगा। इस ट्रिब्यूनल को इस एक्ट के पास होने के 30 डेज के अंदर बनाया जाएगा। तो ये तो अब बन चुका है ऑलरेडी, बट हमें याद ये रखना है कि 323B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इस ट्रिब्यूनल को बनाया गया है और इसे बनाया गया है ताकि ये पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल एडजुडिकेट कर सके उन सभी मैटर्स को जो डील करते हैं डिस्प्यूट से, कंप्लेंट, ऑफेंसेस से जो कि रेंट से रिलेटेड। इसके अलावा टेनेंसी रिलेटेड सारे राइट्स, ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज एंड मैटर्स सब कुछ इस ट्रिब्यूनल के द्वारा कवर किए जाए। अब इसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे आइए देखते हैं। अब इसका चेयरमैन कौन होगा, हाई कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड जस्टिस या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। सबसेक्शन 3 बोलता है कि मिनिमम इस ट्रिब्यूनल में 2 मेंबर्स होने चाहिए, 2 एंड मोर, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर चेयरमैन की पोजीशन वेकेंट है तो उस पीरियड के लिए एक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को भी अपॉइंट किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि एक रजिस्ट्रार भी बनाया जाएगा इस ट्रिब्यूनल के लिए जिसे अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन वो पर्सन कौन होगा, सो दैट पर्सन शुड नॉट बी बिलो द कैडर ऑफ सिविल जज क्लास 1 और डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। या तो वो सिविल जज क्लास 1 के कैडर से ऊपर का व्यक्ति हो
मिनिमम सिविल जज क्लास 1 हो या फिर डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हो, तो इन दोनों लोगों को रजिस्ट्रार की पोजीशन के लिए भी सुटेबल माना जाएगा। सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि इस ट्रिब्यूनल के पावर्स अलग रहेंगे और कोई भी नॉर्मल कोर्ट इन मैटर्स को एडजुडिकेट नहीं कर पाएगी, मतलब कि उनको एक्सक्लूड कर दिया है, क्योंकि रेंट के मैटर्स के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बना दी गई है, तो अब इसके मैटर्स को इन ट्रिब्यूनल में ही रखा जाएगा। इट कैन नॉट बी ट्राइड इन अदर कोर्ट्स एंड केवल इसके दो एक्सेप्शंस हैं, 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 226 एंड 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करते हैं रिट्स के बारे में, रिट जुरिस्डिक्शन एंड एसएलपी के बारे में। उनको छोड़कर बाकी सारी कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन यहाँ पर बार कर दिया गया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर यहाँ पर ये है कि जो भी केसेस पहले से पेंडिंग चल रहे हैं उन पर जो पुराना एक्ट है उसी के प्रोविजंस लागू होंगे और वो उन्हीं के अनुसार चलेंगे। सबसेक्शन 6 बात करता है कि इस ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर होगा रायपुर में, विच इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ ऑल्सो, पर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू डिफरेंट प्लेस पर भी इसका हेडक्वार्टर बना सकते। एंड सबसेक्शन 7 बोलता है कि जो भी इस ट्रिब्यूनल की टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी उसे स्टेट गवर्नमेंट बताए। सेक्शन 7 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट एक या एक से अधिक किसी भी डेप्यूटी कलेक्टर के रैंक से ऊपर के व्यक्ति रेंट कंट्रोलर बना सकती है और उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाई किया जाएगा बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और सेकंड पॉइंटर यहाँ पर ये बोलता है कि रेंट कंट्रोलर हमेशा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के सबऑर्डिनेट रहे। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है, पहला रेंट कंट्रोलर कम से कम डेप्यूटी कलेक्टर के रैंक का होना चाहिए और उसका जुरिस्डिक्शन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन विल बी डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट द रेंट कंट्रोलर विल बी सबऑर्डिनेट टू रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। इसके बाद सेक्शन 8 आता है जो बताता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। तो इनके पावर्स एंड फंक्शंस क्या क्या है। सबसे पहला फंक्शन ये है कि इन्हें ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि इन मैटर्स को एडजुडिकेट करने के लिए, इनेबल करने के लिए रेंट कंट्रोलर एग्जिस्टेंस में है। और दूसरा पॉइंटर ये बोलता है कि ये एज एन एपिलेट अथॉरिटी भी फंक्शन करेंगी। जो भी लोग रेंट कंट्रोलर के ऑर्डर से अग्रीव्ड है, उससे पीड़ित है, उनके बारे में रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल एज एन एपिलेट अथॉरिटी वर्क करेगी। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल अपने कंटेम्प्ट के लिए ठीक उसी प्रकार पनिश करने के लिए सक्षम है जिस प्रकार हाई कोर्ट कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 7 की, जो बताता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोलर। सो रेंट कंट्रोलर के क्या क्या पावर्स रहेंगे। सबसे पहला इसका फंक्शन ये है कि ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच के डिस्प्यूट को रिकंसाइल कर सके, उन्हें सुलझा सके। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट के राइट्स को सिक्योर कर सके। तीसरा पॉइंटर ये बोलता है कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड के जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको भी एनफोर्स करवा सके। और सबसेक्शन 2 इस सेक्शन का ये बोलता है कि रेंट कंट्रोलर के सामने जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसका कंक्लूजन 6 मंथ्स के भीतर हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस। जब पहली बार पार्टीज उनके सामने अपीयर हुए हैं उससे लेकर 6 मंथ्स के भीतर इसका कंक्लूजन हो जाना चाहिए, या फिर जिस डेट से रिस्पोंडेंट को एक्स पार्टी सेट कर दिया गया है, एक्स पार्टी बता दिया गया है, उस डेट। उसके बाद सेक्शन 10 बात करता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। तो सेक्शन 10 सिंपली ये बोलता है कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को या फिर रेंट कंट्रोलर को सीपीसी में यानी सिविल प्रोसीजर कोड में जो प्रोसेस दिया है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मतलब नॉट बाउंड टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ सीपीसी बट दे हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, ये यहाँ का मेन ऑब्जेक्ट है। सीपीसी का प्रोसेस फॉलो करना बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, तो जब ये अपना प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो उनमें इनके पास कौन कौन से फंक्शंस एंड पावर्स रहेंगे वो देखते हैं। ए पॉइंट सेक्शन 10 का ए पॉइंट बोलता है कि रेंट कंट्रोलर या रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल अपने सामने किसी को भी एग्जामिन कर सकते हैं ओथ पर, उनको समन भेजकर उनकी अपीयरेंस को इंश्योर करवा सकते हैं। बी पॉइंट बोलता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी या इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। सी पॉइंट बोलता है कि अपने डिसीजन को रिव्यू भी कर सकते हैं। डी पॉइंट बोलता है कि कमीशन इशू भी करवा सकते हैं। और कमीशन इशू क्यों करवा सकते हैं, किसी भी विटनेस का एग्जामिनेशन करने के लिए या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट का एग्जामिनेशन करने के लिए। इसके बाद किसी भी पिटीशन को डिसमिस कर सकते हैं डिफॉल्ट पे या एक्स पार्टी। इसके अलावा कोई भी एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकते हैं, भी डिसमिसल ऑफ पिटीशन के ऑर्डर को भी सेट असाइड कर सकते हैं। सेक्शन 10 का जी पॉइंट बोलता है कि किसी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी ऑन रिकॉर्ड लाने की पावर है। और एच पॉइंट बोलता है कि जो भी अदर मैटर्स हैं कि जो कुछ भी बचा वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया जा सकता है। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर कोई भी एडजर्नमेंट दिया जाएगा तो उसके लिए एक रिटन एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा उन्हें रीजंस भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि वो एडजर्नमेंट क्यों दे रहे हैं। सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि इस पूरी प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। आईपीसी के कुछ
सेक्शंस के अंतर्गत, जो कि यहाँ पर सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल और रेंट कंट्रोलर को अंडर सेक्शन 193 एंड 220 एंड 196 के तहत जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा, और इसके अलावा सेक्शन 195 ऑफ आईपीसी और चैप्टर 26 ऑफ सीआरपीसी के लिए इन्हें सिविल कोड भी माना जाए। इसके बाद आता है सेक्शन 11 जो बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर, मतलब यहाँ पर रेंट कंट्रोलर क्या क्या ऑर्डर्स दे सकता है वो मेंशन किया गया है। तो कोई भी पार्टी की एप्लीकेशन पर जो भी यहाँ पर गिवन मेथड्स हैं, तरीके हैं, उन तरीकों से एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके थ्रू। दूसरा है अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अपोजिट पार्टी। तीसरा है अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट। फोर्थ है अटैचमेंट ऑफ सैलरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, कमिश्नर की तरह नियुक्त करके, कमिश्नर की तरह अपॉइंट करके ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है। एंड लास्ट पॉइंट है डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमाइस, मतलब जो भी एप्लीकेंट है उसको पोजेशन दिलवाया जा सकता है। इन सभी तरीकों से किसी भी ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करवाने के लिए रेंट कंट्रोलर ऑथराइज्ड है। इसके अलावा इस एग्जीक्यूशन को कराने के लिए वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प भी ले सकता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस इंक्लूडेड है और अदर लोकल बॉडीज इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर ऐसा कोई ऑर्डर आने के बाद भी टेनेंट 3 मंथ्स के अंदर वेकेट नहीं करता है प्रीमाइस को, तो वहां पर उसको मीन प्रॉफिट के केस में 2 टाइम, अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए अकोमोडेशन लेट आउट है तो, और अगर कमर्शियल पर्पस के लिए है तो 3 टाइम्स ऑफ द मीन प्रॉफिट देने के लिए लाइबल होगा। और अगर जो सर्टिफिकेट ऑफ पोजेशन फॉर रिकवरी इशू हुआ था वो इमीडिएट पोजेशन के लिए था, तो उस केस 3 टाइम्स ऑफ द रेंट उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा ये सेक्शन ये भी बोलता है कि इस पूरी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को समरी मैनर में फॉलो करवाया जाएगा, और इस पूरी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए 45 डेज का टाइम मिलता है, एंड 45 डेज विल बी फ्रॉम द डेट ऑफ सर्व ऑफ नोटिस ऑन अपोजिट पार्टी। इसके बाद सेक्शन 12 बात करता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। तो ये सिंपली बताते हैं कि टेनेंट के राइट शेड्यूल 1 में है, फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड के राइट्स शेड्यूल 2 में है, फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन शेड्यूल 3 में है, और टेनेंट के ऑब्लिगेशन शेड्यूल 4 में है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके। इसके बाद इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं कि अगर कोई भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है इन मैटर्स रिलेटिंग टू रेंट, और वहां पर अगर कोई पॉइंट ऑफ डाउट है तो इसमें बेनिफिट दिया जाएगा टेनेंट को। वही दूसरा पॉइंटर ये बोलता है कि अगर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट इन मैटर्स रिलेटिंग टू रिटर्निंग द पोजेशन ऑफ द एकोमोडेशन, तो यहाँ पर बेनिफिट किसे दिया जाएगा? लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर आखिरी के 4 सबसेक्शंस दिए हुए हैं उसमें यही बताया गया है कि अगर कोई भी विलफुल अटेम्प्ट करता है या कोई एक्ट करता है जिससे कि टेनेंट या लैंडलॉर्ड दोनों के राइट्स या ऑब्लिगेशंस पे प्रभाव पड़ता है, तो उस पर 5000 रुपीज फाइन, सिंपल इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स और बोथ का पनिशमेंट दिया हुआ है। चारों ही केसेस में सेम पनिशमेंट और फाइन है, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स और 5000 रुपीज फाइन और बोथ। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 अपील की बात करता है कि रेंट कंट्रोलर से अग्रीव्ड कोई भी पर्सन रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकता है। एंड 13 बात करता है पावर टू मेक रूल्स की। यहाँ सिंपली बताया गया है कि रूल्स बनाने की रूल मेकिंग पावर किसकी है? तो स्टेट गवर्नमेंट की है, और वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू रूल्स को प्रिस्क्राइब करेंगे। लास्ट सेक्शन बात करता है रिपील्स एंड सेविंग्स का, सेक्शन 40, जो कि सिंपली बताता है कि छत्तीसगढ़ अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 को रिपील कर दिया। इसके बाद हम आते हैं शेड्यूल्स पर। तो शेड्यूल 1 बात करता है टेनेंट्स के राइट। टेनेंट्स के राइट्स बड़े ही सिंपल है, लाइक उन्हें एग्रीमेंट की कॉपी मिलनी चाहिए, रिसीट मिलनी चाहिए, अच्छा अकोमोडेशन मिलना चाहिए। अगर कोई भी टेनेंट मेंटली रिटार्डेड हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में उसकी जो भी विडो हो या फिर जो उसकी वाइफ होगी वो ऑटोमेटिकली टेनेंट बन जाएंगे, या फिर अगर वो कोई सप्लीमेंटल एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसके द्वारा किसी को टेनेंट बना दिया जाए, बिजली पानी की सुविधा मिलेगी। एंड लाइकवाइज अगर कुछ भी एनुअल रूटीन चार्जेस वगैरह लगते हैं उस अकोमोडेशन को अच्छी परिस्थिति में रखने के लिए, तो उस केस में उसकी कीमत 1 मंथ के रेंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आता है शेड्यूल 2 जो बात करता है लैंडलॉर्ड के राइट्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने होंगे। जैसे कि रेंट में जो इंक्रीज की जाएगी वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर रेंट 2000 या उससे कम है, और बाकी 2000 या उससे ज़्यादा के केसेस में 10% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया जा सकता। एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट आप 3 मंथ से ज़्यादा का रेंट डिपॉजिट नहीं करवा सकते हैं। अगर आपको एकोमोडेशन इंस्पेक्ट करना है तो डे टाइम में, जबकि घर पर जो कि रेंट पे है वहाँ पर कोई मेल फैमिली मेंबर प्रेजेंट हो, तभी आप उस घर का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सेम अपकीप वाला सेम पॉइंटर है कि
कि जो 1 मंथ का रेंट है उससे ज़्यादा का चार्जेस नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार के एनुअल अपकीपमेंट के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है एविक्शन के ग्राउंड्स, जो कि एंट्री नंबर 11 है शेड्यूल 2 की। ये बताते हैं कि टेनेंट को किस बेस पर एविक्ट किया जाता है थ्रू लैंडलॉर्ड। पहला पॉइंट है कि अगर उसने हैबिचुअल डिफॉल्ट कर दिया हो, जो हमने सेक्शन 2(4) में पढ़ा था, रेंट की पेमेंट। दूसरा, अगर उसने प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का सब्सटेंशियल डैमेज कर दिया। उसके अलावा अगर उसने अकोमोडेशन को उस पर्पज से अलग किसी अलग पर्पज के लिए यूज किया जिसके लिए उसे वो लेट आउट किया गया हो, तो उस केस में। अगर जो टेनेंट है वो कोई सोशल न्यूसेंस बन गया है। सोशल न्यूसेंस क्या होता है ये हम शेड्यूल 4 की एंट्री नंबर 10 में अभी देखेंगे। इसके बाद अगर टेनेंट आईपीसी के किसी ऑफेंस के अंतर्गत कन्विक्ट हो गया हो, या फिर अगर कोई मेजर रेनोवेशन वर्क कराना हो जिसके लिए टेनेंट को एविक्ट करना जरूरी है। अगर अकोमोडेशन खुद अपने रहने के लिए चाहिए, मतलब खुद के ओन ऑक्यूपेशन के लिए, या फिर किसी फैमिली मेंबर के ऑक्यूपेशन के लिए, तो 3 मंथ्स का नोटिस देना कंपल्सरी। और फैमिली मेंबर्स, स्पाउस, पेरेंट्स, सन, डॉटर इन लॉ एंड सन इन लॉ को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अगर कोई रीजन आप नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 6 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा। और एक कंडीशन ये भी रखी गई है कि आपको उस सेम अकोमोडेशन को, सेम प्रॉपर्टी को 12 मंथ्स के लिए, कम से कम 12 मंथ्स के लिए हायर रेंट पर लेट आउट नहीं करना। एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है जिसमें ये 6 मंथ और 3 मंथ्स का नोटिस देना कंपलसरी नहीं है। मतलब अगर जो लैंडलॉर्ड है वो कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब कि विडो है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, या फिर सीनियर सिटीजन है अबव द एज ऑफ 65 ईयर्स, तो उस केस में 3 मंथ या 6 मंथ के नोटिस की बजाय 1 मंथ का नोटिस सफिशिएंट हो। इसके बाद शेड्यूल 3 जो कि बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड की। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 7 डेज के अंदर कोई भी टेनेंट को अगर एडमिट किया गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस स्टेशन में देना इम्पोर्टेंट। इसके अलावा इस पूरे शेड्यूल में कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप इसे एक बार सिंपली रीड। दीज पॉइंट्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसके बाद शेड्यूल 4 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट की। इसमें भी सारे पॉइंटर्स सेम है। एक डिफरेंट पॉइंट ये है, इसमें आपको अपनी प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे ली है उसे आप कभी सबलेट नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी एंट्री नंबर 10 जो कि बात करती है सोशल न्यूसेंस की। सोशल न्यूसेंस क्या है ये एक्सप्लेनेशन में गिवन है। सोशल न्यूसेंस में एक लिस्ट ऑफ एक्ट्स दी हुई है। अगर कोई भी टेनेंट इन पर्टिकुलर एक्ट्स को अपने अकोमोडेशन में करता है तो ये एक एविक्शन का ग्राउंड बनता है। वो एक्ट क्या क्या? ड्रंकन ब्रॉल, वाइफ बैशिंग, प्रोस्टिट्यूशन, एबनॉर्मल नॉइज, स्टोरेज ऑफ एनी हजार्डियस स्टफ एंड लाइकवाइज। मतलब इसमें सोशल न्यूसेंस में वो सारे एक्ट्स इंक्लूडेड है जिससे किसी प्रकार से लैंडलॉर्ड को किसी प्रकार की हानि होती है या किसी प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट होता है, तो ये एक एविक्शन का ग्राउंड भी बन जाता है। तो ये था हमारा छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। आई होप आपको ये एक्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम ऐसे और एक्ट्स को कवर करेंगे। तो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।